Hello everyone, welcome to CR International School Tihara, classes 9 and subject biology. So we are continuing the same chapter. This is cell, the fundamental unit of life, and topic that is cell wall, cytoplasm and nucleus. So first of all, cell wall. So cell wall, it is the outermost layer that is present in the प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोल देते हैं सेल वॉल। ठीक है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। फंक्शन इज सिमिलर मोर और लेस लाइक दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या फंक्शन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को शेप प्रोवाइड कर रही थी, सो सिमिलरली जो सेल वॉल है ये भी शेप प्रोवाइड करेगी। ठीक है, देन स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप एंड स्ट्रक्चर कह सकते हो। देन प्रोटेक्शन, सेल वॉल जो है एक सेल को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, देन मैकेनिकल सपोर्ट, एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एंड इट कीप्स द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम दी आउटर एनवायरमेंट, की सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको बाहर के एनवायरमेंट से अलग अलग रखेगी। और सेल वॉल जो है, सेल वॉल की वजह से जो है वो क्या होता है, जो एक प्लांट सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो वो फूल कर जाता है, स्वेल कर जाता है, लेकिन बर्स्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, किसकी वजह से नहीं करता, सेल वॉल की वजह से नहीं करता। मान लीजिए अगर ये एक सेल है और इसको हमने डाल दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो जितना प्रेशर जो है वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जनरेट करता है, उतना ही उससे जस्ट अपोजिट, मतलब बराबर धक्का देता है। जो प्लांट सेल, जो सेल वॉल जो है वो सेल को बर्स्ट नहीं करने देता, जितना बाहर से धक्का आता है उतना ही ये अंदर से देता है, तो ये एक सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो सेल वॉल का सबसे किसमें प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। कौन सी लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है। किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज क्या है, एक तरह का पॉलीसेक्राइड। केमिकल कंपोजिशन अगर पूछे सेल वॉल किसकी बनी हुई है प्लांट सेल की, तो वो सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, देन शेप प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एक सेल को प्रोटेक्ट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस अगर कभी भी आपको पूछे जाएं तो 3-4 फंक्शन कॉमन है, वो आपने दोनों में लिख देना। पहला, इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, और तीसरा जो है, दोनों ही सेमी परमिएबल है, तो ये जो है बीइंग सेमी परमिएबल नेचर, इट परमिट दी सेलेक्टिव सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। परमिएबल होने की वजह से वो सेल के अंदर जो है वो मूवमेंट होने देती है, जो लिमिटेड चीजें हैं उनको सेल के अंदर आने देती है, और जो सेल के जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको सेल के बाहर भी जाने देती है। मतलब जो भी सब्सटेंसेस है उसकी मूवमेंट कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट कॉज करती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, साइटोप्लाज्म का। तो ये अगर एक सेल प्रेजेंट है तो सेल के अंदर ये जो लिक्विड सा विस्कस फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम उसको, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल्स, वेदर इट इज अ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और इट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या, कि मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो है वो मिलके बना देता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, अब जो है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने पढ़े थे लास्ट ईयर जो है, जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स नंबर में ज्यादा है, ठीक है, तो उनको कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले हम जो है न्यूक्लियस स्टडी कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ये हमने पहले सेल हिस्ट्री में स्टडी कर लिया है। ठीक है, कैसा है, एक ओवल सा स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है
उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। क्या बोल देंगे हम उसको, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो है, ठीक है, इसके जो है एक सेल में यूजुअली एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाइन्यूक्लिएटेड सेल भी होते हैं। बाइन्यूक्लिएटेड सेल जिनमें 2 न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जिनमें जो है 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं। आरबीसीज जो है हमारी मेमेलियन आरबीसीज जो है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसके स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी कर लेते हैं, किसका, इस न्यूक्लियस का। ठीक है, तो न्यूक्लियस के सबसे बाहर जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस के, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पे जो है, ठीक है, कनेक्शन होगा ये किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है इसका कनेक्शन होता है। वो एक सेल ऑर्गेनेल है, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है न्यूक्लियस जो है, ठीक है, उसके किसके साथ कनेक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि मैंने जगह खाली छोड़ी है, तो इसको बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर। दिस इज न्यूक्लियर पोर। ठीक है, खाली जगह है उसको क्या बोल रहे हैं हम, दैट इज नोन एज दी न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जहां से जो है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट फॉर्म होता है उसका एक्सचेंज होगा। और जो ये बीच का कंटेंट है इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और एक गोल सा स्ट्रक्चर बीच में अलग से बनाया है, दैट इज नोन एज दी न्यूक्लियोलस। क्या बोल रहे हैं हम उसको, दैट इज नोन एज दी न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इट इज द कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर की सबसे पहली कवरिंग को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें प्रेजेंट है बहुत सारे ये धागे की तरह स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए हैं, जिनको बोलेंगे हम क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं क्या हैं, दीज क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो ये ऐसे धागे की तरह दिखते हैं, जैसे निटिंग यार्ड होता है, जो ऊन जिससे स्वेटर बनाते हैं तो उसका जो गोला सा होता है ना, वैसे धागे की तरह जो ये क्रोमेटिन फाइबर दिखते हैं। और अगर एक सेल डिवाइड करने शुरू कर देता है तो ये इस तरीके से शेप ले लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं हम, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे आर द व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी। व्हीकल ऑफ हेरिडिटी क्यों बोल रहे हो भाई आप लोग इसको, क्योंकि क्रोमोसोम्स पे ही क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स। ठीक है, जीन्स केमिकली अगर हम देखे जाएं तो दीज आर द यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, दीज आर द यूनिट ऑफ डीएनए और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हम तक आते हैं, जैसे हमारे आईज का कलर क्या होगा, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, जीन्स। ठीक है, तो ये क्या है, हेरिडिटरी यूनिट है और प्रेजेंट किस पे है, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो है वो किस पे प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम्स जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है जब कंडेंस हो जाते हैं, जब सेल डिवाइड करने लगता है तब हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अदरवाइज इसको बहुत सी बुक में क्रोमेटिन फाइबर लिखा होगा। ठीक है, क्रोमेटिन जो है मटेरियल लिखा होगा। ठीक है, तो क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, और एक ये स्ट्रक्चर बताया है सेंटर में, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में जो है वो डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना है, बस इतना आप याद रखिए कि न्यूक्लियस जो है दैट इज द ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड कैन कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, वी से दैट न्यूक्लियस इट इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। बहुत सी बुक्स में जो है इसका कॉमन नाम जो है आपको बताया होगा कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। व्हाई न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल, बिकॉज the all activity cell carry that decided by the nucleus। न्यूक्लियस बताएगा सेल को क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल। क्या बोलोगे आप न्यूक्लियस को, डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलेंगे। ठीक है, करता क्या है ये, इसे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है।
कहाँ पर प्रेजेंट है ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन? ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे हमने क्रोमेटिन फाइबर उसमें, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के साथ जो भी कंटेंट न्यूक्लियस में जो बनेगा, ठीक है, वो सेल से न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद जो हमने बोला कि साइटोप्लाज्म में हमने बोला सेल वॉल बताई हमने, साइटोप्लाज्म जनरली स्टडी किया और उसके बाद हमने न्यूक्लियस बताया, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है। तो हम उसमें से जो है वन बाय वन करके सारी स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमने न्यूक्लियस पढ़ा तो इसीलिए हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो पढ़ने में आसान होगा, ठीक है। तो चलिए हम सेल ऑर्गेनेल्स में से पहले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ बताया था हमने? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, और बोला उसकी जो डबल मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट है उसके साथ कनेक्शंस में जो है एक नेटवर्क सा जो है, चैनल सा बना हुआ है मेम्ब्रेन्स का, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा वो दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये अगर इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जहां पर नहीं प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, उसको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम SER, ठीक है, और इसको RER भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किसकी वजह से इसकी सरफेस रफ है? भाई इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसलिए जो है ये रफ है, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या बनाने में हेल्प करते हैं? प्रोटीन। तो इसीलिए जो हमारा, अब इसको वन बाय वन ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और मैं इसको SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उस फॉर्म में बता रही हूँ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नो राइबोसोम्स, इस पे राइबोसोम्स जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते हैं या एब्सेंट होते हैं। यहाँ राइबोसोम्स आर देयर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी सरफेस जो है वो कैसी है? रफ, इसकी स्मूथ सरफेस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की सरफेस कैसी है? तो दैट इज रफ। किसकी वजह से रफ है भाई? इसमें जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसलिए रफ है, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है? ये लिपिड की सिंथेसिस करता है और लिपिड की स्टोरेज करता है। इट स्टोर लिपिड एंड इट हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस एंड लिपिड स्टोरेज। लिपिड की सिंथेसिस में और लिपिड की स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस बनाने मतलब प्रोटीन को बनाने में और प्रोटीन को ट्रांसफर करने में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर सेल के होते हैं, वो ड्रग्स है, उसको पॉइजन है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डिटेल में आप लोगों ने नहीं जाना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास इंपॉर्टेंट है इसके दोनों के डिफरेंस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इज एब्सेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इज प्रेजेंट।
Then surface is smooth. Outer surface of the smooth endoplasmic reticulum is smooth. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से इंडिकेटर है रफ, ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड लिपिड स्टोरेज. और जो आपकी रफ है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. और जनरल अगर पूछा जाए तो सीधा बता दोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. जो किसकी फंक्शन में हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी. हमने बोला था ना आउटर लेयर उसकी जो है उसकी कंपोजिशन देखी जाए तो वो लिपिड और प्रोटीन की होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या कंटिन्यू करेंगे, जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास बच गए हैं वो 1 by 1 हम स्टडी करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.